बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारा जो चैप्टर ऊतक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब टाइम है प्रश्न और उत्तर का। तो हमारे थोड़े सेशंस होंगे जिसमें हम आपकी बुक में जितने प्रश्न हैं वो आपके उसके उनके उत्तर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया है। हाँ, थोड़ा रिवीजन करके आप उसको और पक्का कर लेंगे। अब जो हमारे प्रश्न हैं तो मैं उनको पढ़ूंगी, लेकिन उसके उत्तर भी मैं आपके सामने रखूंगी, उनको डिस्कस करूंगी। लेकिन आप भी जब प्रश्न सुने तो एटलीस्ट आप ये सोचें कि आपका वो जो चैप्टर में ऐसे कौन से टॉपिक में से वो प्रश्न लिया गया, वो कहाँ था, आपको उसकी एक पिक्चर आपके सामने आ जानी चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई टर्म ऐसा हमारे प्रश्न में ऐसा एक सामने आ रहा है जिसमें आपको लगता है कि क्या हमने ये पढ़ा था, तो जरूर आप उस सेशन को फिर से देखिए, बुक में से पढ़िए, क्योंकि इसका अर्थ है कि आपने वो कहीं आपसे मिस आउट हो गया है और वो आपको रिवाइज करने से वो फिर सामने आ जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, ऊतक क्या है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ही आ रहा है हमारा चैप्टर से रिलेटेड, जो हमारा चैप्टर का टाइटल है ऊतक। ऊतक का अर्थ क्या है? तो कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान होती है और किसी कार्य को एक साथ मिलकर संपन्न करती हैं, ऊतक कहलाता है। तो ये हमने तब भी समझा था कि ये कोशिकाओं का एक समूह होता है, जैसे रक्त, फ्लोएम, पेशी आदि ऊतक के उदाहरण। अब देखिए ना, यहाँ पे हमने रक्त और उसके बाद फ्लोएम भी बोल दिया, क्योंकि हमने ऊतक दो प्रकार के पढ़े, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। तो हमें जब एग्जाम्पल दें तो हमें दोनों में से एक एक एटलीस्ट लेना चाहिए, तभी हमारा आंसर एक कहीं अच्छा माना जाएगा। फिर बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग होता है? बहुकोशिक जीव, चलिए जल्दी से कोई रिवीजन करें। बहुकोशिक जीव का एक हमने क्या एक इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट, उनमें क्या पाया जाता है? डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, श्रम विभाजन। तो बहुकोशिक जीवों में ऊतक भोजन का पाचन, शोषण, उत्सर्जन, परिसंचरण, गमन तथा जनन आदि कार्य करते हैं। तो इन्हीं ऊतकों के कारण तो होता है टिश्यूज है। और हमने जब पूरा ब्लड टिश्यू हमने पढ़ा है ना, कि वो जो रक्त है वो टिश्यू है, बोन वो भी हमने टिश्यू की कैटेगरी में पढ़ा, जाइलम फ्लोएम वो भी टिश्यू की कैटेगरी में पढ़े, और इनसे ही अगर कहें तो एक जीवन चक्र चल रहा है। फिर एक और प्रश्न आता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ये थोड़ा सा एक हटकर है, लेकिन हमारा कहीं उसमें अगर हम पूरी एक एक लाइन पढ़ेंगे कहीं आएगा, लेकिन ये तो एक बहुत जनरल भी क्वेश्चन है। हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? तो चलिए एक कोई जनरल नॉलेज के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर प्लांट्स को जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी ना फिर, या होगी? ऑक्सीजन की भी होती है। और ये कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसा नहीं है। हम लोग जनरल ये कहते हैं कि प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर देते हैं, लेकिन ये होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जब हम बात करते हैं प्लांट्स में रेस्पिरेशन की, श्वसन क्रिया की, तो जो पौधे हैं उनमें श्वसन क्रिया बिल्कुल जैसे हमारे अंदर चलती है, कि ऑक्सीजन वो अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो प्लांट्स को दोनों गैसेस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी। लेकिन स्पेसिफिक अगर पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है, तब हम उसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की कार्यों का उल्लेख करें। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। पढ़ा था ना हमने एपिडर्मिस का, जब पढ़ रहे थे एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस में फिर मैंने आपको दिखाया था कि प्लांट्स में, जिसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे, कि एक अपर एपिडर्मिस होती है, एक लोअर एपिडर्मिस होती है। तो जो लोअर निचली जो एपिडर्मिस होती है वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कंट्रोल करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण ही पौधों को मृदा से पानी तथा पोषक तत्व अवशोषित करने में मदद मिलती है। अब ये पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी
कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से ये पोषक और तत्व और पानी को अवशोषित करने में कैसे मदद मिलती है, आप जानते हैं इस चीज को? चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल क्या होता है कि जब ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो पानी जो जल है वो प्लांट से निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू। अब क्या होता है, ऊपर फिर एक आपका एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि अब ऊपर स्पेस हो गई है, तो उस स्पेस को भरने के लिए एक सक्शन प्रेशर चलता है, और जब वो प्रेशर चलता है उसकी वजह से जो ये आपके पोषक तत्व हैं और जो जल है वो जो आपके जाइलम वेसल्स है, तो वो एक आपके वो उनको ऊपर लेती है। तो ये एक पूरी क्रिया चलती है। तो यहाँ पे अगर ऊपर पानी रहेगा, अगर ऊपर जल का कंसंट्रेशन एक रहेगा, तो सक्शन क्रिया नहीं होगी, तो मीन्स वो जो अवशोषित करने की क्रिया है वो नहीं होगी। लेकिन जब आप उसको ऊपर एक जब ट्रांसपिरेशन से जब जल वाष्पित होगा, तब वो प्रेशर बनेगा और वो खिंचना स्टार्ट। तो इसलिए जो प्लांट्स है उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बिना अवशोषण नहीं होगा। एक ये समझ लीजिए कि आप आपके अगर आप स्ट्रॉ से कुछ पी रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं, अब अगर आपके यहाँ मुंह में ऑलरेडी वो लिक्विड भरा है, तो आप सक करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने उसको ले लिया अंदर, तो आपका यहाँ स्पेस क्रिएट हुई ना, तभी तो आप सक्शन कर पाएंगे। सेम ऐसे ही प्लांट्स के साथ होता है। फिर दूसरा एक और प्रश्न है, प्रयोग के की शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? तो प्रयोग का शीर्षस्थ विभज्योतक जड़, तना तथा शाखाओं के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। ये उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। ये हमने जब टिश्यूज का था उसमें हमने पूरा ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है नारियल की का रेशा किस ऊतक का बना है? हमने पढ़ा था ना, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जो लास्ट वाला था स्क्लेरेन्काइमा हमने उसमें देखा था। तो नारियल का रेशा स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। ये पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। क्लियर हुआ? देखिए हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, और अगर हमने समझा है तो हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब आ रहा है फ्लोएम के संघटक कौन कौन से। और मैं जब आपको ये पढ़ा रही थी तब मैंने कहा था कि ये बहुत जरूरी है, आपसे प्रश्न रूप में पूछा जा सकता है। तो उसकी कौन से 4 अवयव है? चालनी नलिकाएं, साथ ही कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे। ठीक है, ये 4 इसके अवयव है। दूसरा जो आज का प्रश्न है वो है, इस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। गति कौन देता है? पेशी ऊतक। ये जो पेशी ऊतक है, इसके ही कारण हम कहीं गति कर पाते हैं। अभी हमें हाथ की गति कर रहे हैं, हमारा जो पैर से हम चल रहे हैं, तो वो भी हमारी जो पेशियां आगे खींच रही हैं, तभी हम अपना पैर आगे कर रहे हैं, हमारे बॉडी में मूवमेंट आ रहा है। हम नहीं, आप जंतुओं को देख लें, पैरों से चल रहे हैं ना, तो पैरों में उनकी पेशियां जो है, पेशी ऊतक जो है वो कार्य कर रहे हैं, उनको आगे स्ट्रेच करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उनमें मूवमेंट है। तो पेशी ऊतक शरीर को गति प्रदान करते हैं। पेशी ऊतक में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिससे संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। तो इसमें जो स्पेशल प्रकार का एक जो प्रोटीन है, उसके कारण ही संकुचन एवं प्रसार होता है। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये एक लंबे तंतु जैसा दिखता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। इसमें इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। हमने देखा था सेल बॉडी में, ये हमारे लास्ट सेशन ही में तो हमने इसको डिस्कस किया था, है ना। तो इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली हुई होती है। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह एक लंबा प्रवर्धन होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं।
तो हमने एक लंबा देखा था जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्त, उसके नीचे हमने देखा था वो डेंड्राइट्स होते हैं। ये तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक हो सकती है। तो ये हो गए आपके क्या न्यूरॉन, कैसे उसका पूरा स्ट्रक्चर। तो ये अगर आपको ये प्रश्न दूसरे रूप में भी एक पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करें, तो सेम यही उत्तर जाएगा। अब जो एक और प्रश्न है वो है हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं। हृदय पेशी के 3 लक्षण क्या हैं? ये केवल हृदय में पाई जाती है तथा ये पेशियां जीवन भर संकुचन एवं प्रसार करती है। ये वाली पेशी कहीं और नहीं पाई जाती। हृदय बहुत एक कहीं, वैसे सारे ही ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हृदय क्योंकि वो बार बार उसका पंप चल रहा है, और उसमें भी आप जब अपने सीनियर क्लासेस पढ़ेंगे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, तो कैसे प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड को सेपरेट रखा जाता है, अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए जो इसमें जो पेशी पाई जाती है ना, वो स्पेशल ही होती है। तो ये केवल हृदय में पाई जाती है तथा ये पेशियां जीवन भर क्या करती है? पूरे जीवन भर संकुचन एवं प्रसार करती है। ये अनैच्छिक प्रकार की होती है, ये हमने अनैच्छिक पेशियों में पढ़ा था। अर्थात ये हम अगर चाहें इन पर अपना कंट्रोल करना चाहें, हम नहीं कर सकते। ये कोशिका आकार में बेलनाकार, एक केंद्रीय की है तथा शाखाओं वाली होती है। ये सारा हमने एक ही पॉइंट पे डाल दिया। तो आप आकर इसको चाहें तो 3 उसमें डाल दें, लेकिन उसका कोई वेटेज नहीं मिलेगा। अगर आप कॉमा लगा के मेन उसके पॉइंट्स लिख दें, पूरा सेल स्ट्रक्चर को बता दिया कि एक केंद्रीय, शाखाएं निकली हुई है और बेलनाकार है, काम हो गया। तो कहीं कहीं होता है हम उसको पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, कहीं कहीं हम कुछ पॉइंट्स एड ऑन कर देते हैं। तो क्या हम मेन जो चीज है वो हमने बता दी, तो उसमें हमें नंबर मिल जाते हैं। तो ये हुआ हृदय पेशी के बारे में। दूसरा जो प्रश्न है वो है एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं? ये हमने पढ़ा था ना। तो एरियोलर ऊतक के कार्य अगर हम देखें तो ये अंगों के बीच खाली स्थान को भरता है। और हमने ये डिस्कस करा था कि जहां जहां खाली बीच बीच में, क्योंकि हमारे मसल्स हैं सब कुछ ज्वाइंट हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं वो ज्वाइंट होने के बाद भी कहीं कहीं थोड़ा सा गैप है, तो वहां पे वो टिश्यूज उस जगह को एक फिल कर देते हैं, खाली स्पेस नहीं रहे। और वो खाली स्पेस से बहुत टाइप की हानि हो सकती है, तो वो अभी हमारे टॉपिक में नहीं है, तो अभी हम उसको ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहे। लेकिन ये ऊतक, अगर एरियोला को ऊतक नहीं होते, स्पेस रहते, तो हमारे बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे। आंतरिक अंगों को सहारा देकर चोट और झटकों से बचाता है ना। तो ये जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनके से, और मैं आपको ये सेशन में भी समझा रही थी कि अगर हम गिरते हैं तो हमारे आंतरिक अंगों पर इतनी नहीं एक चोट लगती है, कि हमारा कैसे हमारे बोन एक प्रोटेक्टेड है, हमारा जितना स्केलेटल सिस्टम है, जो पूरा एक हमारा हड्डियों का जो ढांचा बना हुआ है, हमारा कंकाल जो है, वो उसका मेन कार्य ये है कि जो हमारे इतने सॉफ्ट ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो जैसे अगर हम ब्रेन का यहाँ का देखें तो यहाँ ये पूरा स्कल है, सिर खोपड़ी जिसे कहते हैं, तो ये जो बोन की खोपड़ी है उसके अंदर ब्रेन है, मस्कुलर है। ऐसे ही हमारे चेस्ट में आप यहाँ पे टच करें, यहाँ पे आपको पूरी बोन्स दिखाई देंगी, ये रिब केज है, इस रिब केज में हमारी लंग्स से अंदर प्रोटेक्टेड है। तो इस प्रकार हमारा पूरा बॉडी एक प्रोटेक्शन में रहता है। बॉडी मीन्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स एक प्रोटेक्शन में रहते हैं। तो आंतरिक अंगों को सहारा देकर चोट और झटकों से बचाता है। यह ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। और मैं कहूंगी ये वाला ना जो आपका प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी सब चीजें हम रिलेट कर सकते हैं, हमने कहीं सुनी है, ये हमने बहुत कम सुनने में आता है। तो इसको जो चीज हमारे एक नया वर्ड है उसको ज्यादा जानते नहीं है, तो हमें थोड़े टाइम के लिए उसका रिवीजन करना पड़ चाहिए, क्योंकि और जब हम रिवीजन करेंगे तभी हमें वो चीज एक पक्की हो जाएगी। ये बात आई समझ में आपको? तो बच्चों आज हम लोगों ने थोड़े प्रश्न और उत्तर देखे जो आपके जैसे चैप्टर स्टार्ट हुए तो हर टॉपिक के बाद थोड़े थोड़े दे रखे हैं, तो वो सब हम कवर करेंगे। और चैप्टर के एंड में भी जो है वो भी कवर करेंगे। तो अभी मेरे 2 और सेशंस होंगे जो हम प्रश्न और उत्तर पर ही करेंगे। तो अगले सेशन में एक और प्रश्न उत्तर का सेट लेकर हम आपसे मिलते हैं फिर से। बाय।